नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सनी। पिछले एपिसोड में अमन, रवि और आकाश ने परम बुराई को हराकर आयामों के केंद्र को शांत किया था। लेकिन इस जीत के बाद उन्हें महासिक्के से एक नया और सबसे रहस्यमय संकेत मिला, समय बिंदु का नक्शा। आज वे समय के उस भांवर में उतरेंगे जहां अतीत और भविष्य एक हो जाते हैं। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां इतिहास स्वयं एक दुश्मन बन सकता है। जयपुर में अमन के कमरे में महासिक्का अब एक धुंधली लेकिन तेज नीली बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। उस पर उभरे हुए पांचों तत्वों के प्रतीक और सत्य की आंख अब भी स्पष्ट थे, लेकिन उनके बीच एक नया प्रतीक, एक घूमती हुई घड़ी का चिन्ह उभर रहा था। ये चिन्ह लगातार बदल रहा था, कभी तेजी से आगे बढ़ रहा था तो कभी पीछे मुड़ रहा था। अमन ने रवि और आकाश को इस नए संकेत के बारे में बताया। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। समय बिंदु का नक्शा उन्हें किसी भौगोलिक स्थान पर नहीं, बल्कि किसी विशेष समय पर ले जाने का संकेत दे रहा था। रवि, आवाज में चिंता, समय में यात्रा, ये कैसे संभव है और हम कहाँ जाएंगे? अतीत में, भविष्य में? आकाश, अपनी गैजेट से सिक्के की ऊर्जा को मापते हुए, इसकी ऊर्जा का पैटर्न पहले से बिल्कुल अलग है। अमन, ये सिर्फ स्थान को नहीं बल्कि काल प्रवाह को भी प्रभावित कर रहा है। ये तो विज्ञान के नियमों को तोड़ रहा है। अमन को याद आया कि ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में काल बंधन और समय असंतुलन के बारे में कुछ और भी रहस्यमय जिक्र थे। उन पोथियों में यह भी लिखा था कि जब ब्रह्मांडीय संतुलन खतरे में होता है तो समय का धागा भी कमजोर हो सकता है, जिससे अतीत की बुराइयां फिर से जागृत हो सकती हैं या भविष्य की आपदाएं वर्तमान में आ सकती हैं। महासिक्का इन काल बंधनों को खोल सकता है और उन्हें उस बिंदु तक पहुंचा सकता है जहां असंतुलन शुरू हुआ था। अमन, गंभीरता से, मुझे लगता है कि यह हमें किसी ऐसे समय में ले जाएगा जहां कोई बड़ी घटना हुई थी जिसने वर्तमान को प्रभावित किया है। शायद हमें उस मूल बिंदु तक पहुंचना होगा जहां से यह समय असंतुलन शुरू हुआ। उसी पल महासिक्के की चमक और तेज हो गई और उससे एक तेज उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि निकलने लगी, जैसे सैकड़ों घड़ियां एक साथ टिक टिक कर रही हों। सिक्के की सतह पर घड़ी का चिन्ह तेजी से घूमने लगा और उससे एक गहरा नीली बैंगनी रंग का भांवर उभरने लगा जो कमरे के केंद्र में तैर रहा था। भांवर के अंदर उन्हें इतिहास की तेजी से बदलती हुई छवियां दिखाई दे रही थी। प्राचीन सभ्यताएं, युद्ध, निर्माण, विनाश, सब कुछ एक पल में घटित हो रहा था। कमरे की हवा में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे समय स्वयं मुड़ रहा हो। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और उनके चारों ओर की आवाजें धीमे या तेज होने लगी। रवि, घबराकर, यह क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या जवान हो रहा हूँ। आकाश, हैरान होकर, यह एक काल भंवर है, यह हमें खींच रहा है, हमें तैयार रहना होगा। महासिक्के से निकला नीली बैंगनी भंवर तेजी से बड़ा होने लगा और एक विशाल समय द्वार का रूप ले लिया जो उनके सामने खुला था। भंवर के अंदर से एक अजीब, ठंडी लेकिन शक्तिशाली हवा आ रही थी, जिसमें समय की पुरानी गंध थी। अमन, दृढ़ता से, यही समय द्वार है, हमें जाना होगा। ये पुकार हमें उस बिंदु तक ले जा रही है जहां से ये सब शुरू हुआ। रवि और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन अमन के दृढ़ संकल्प को देखकर उन्होंने भी अपनी हिम्मत बटोरी। वे जानते थे कि अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उनकी यात्रा ने उन्हें इस पल के लिए तैयार किया था। अमन ने महासिक्के को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और तीनों ने एक साथ उस चमकीले भंवर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे भंवर के अंदर गए, उन्हें लगा कि उनका शरीर तेजी से घूम रहा है और उनके चारों ओर का वातावरण समय के साथ तेजी से बदल रहा है। वे किसी अनजानी भूतिया दुनिया में प्रवेश कर रहे थे जहां इतिहास स्वयं एक जीवित इकाई बन चुका था। उनके चारों ओर का प्रकाश और रंग तेजी से बदल रहे थे और उन्हें हवा में एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। उन्हें लगा कि वे किसी ऐसी जगह पर आ गए थे जहां वास्तविकता स्वयं अपने धागे खोल रही थी। प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का अगला अध्याय अब किसी ज्ञात स्थान पर नहीं, बल्कि अज्ञात समय रेखा में लिखा जाएगा, जहां एक नई और शायद सबसे बड़ी बुराई उनका इंतजार कर रही थी।
एक ऐसी बुराई जो शायद खुद समय का रूप हो। जैसे ही भंवर शांत हुआ, अमन, रवि और आकाश ने खुद को एक अजीबोगरीब पुराने स्थान पर पाया। उनके चारों ओर ऊंची, खंडहर हो चुकी इमारतें थी जो किसी प्राचीन शहर जैसी लग रही थी। हवा में धूल और सड़ी हुई गंध थी और आकाश में एक अजीब लाल रंग का ग्रहण लगा हुआ था। उन्हें लगा कि वे किसी बहुत पुराने अतीत में आ गए हैं जहां कोई भयानक घटना हुई थी। दूर से उन्हें एक धीमी लेकिन तेज चीख की आवाज सुनाई दी जो पूरे वातावरण में गूंज रही थी। ये समय असुर की आवाज थी जो समय के धागों को विकृत कर रहा था। जैसे ही अमन, रवि और आकाश ने उस प्राचीन, खंडहर हो चुके शहर में कदम रखा, उन्हें लगा कि हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे समय स्वयं यहाँ धीमा हो गया हो या तेज हो गया हो। उनके चारों ओर की इमारतें अजीबोगरीब रूप ले रही थी। कभी वे पुरानी थी तो कभी नई हो जाती थी और कभी तो वे सिर्फ धुंधली परछाइयों जैसी लगती थी। आकाश में लगा लाल ग्रहण स्थिर था, लेकिन उससे एक अशुभ लाल चमक निकल रही थी। रवि, आवाज में घबराहट, ये जगह तो लगातार बदल रही है। मुझे लग रहा है जैसे मैं यहाँ फंस गया हूँ। आकाश, अपने गैजेट्स को देखते हुए वे तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन अजीबोगरीब रीडिंग दे रहे थे। काल प्रवाह यहाँ अस्थिर है। अमन, मेरी रीडिंग्स तेजी से बदल रही हैं। यहाँ कुछ बहुत ही शक्तिशाली है जो समय को विकृत कर रहा है। अमन ने महासिक्के को कसकर पकड़ा। सिक्का अब तेजी से नीली बैंगनी रोशनी से चमक रहा था और उस पर बना घड़ी का चिन्ह तेजी से घूम रहा था। उसे लगा कि यह समय असुर इस आयाम का ही हिस्सा था, या शायद वही इस समय असंतुलन का कारण था। दूर से आती चीख की आवाज अब और तेज हो गई थी और उन्हें लगा कि यह आवाज हवा में नहीं बल्कि सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी, जिससे उनके कानों में दर्द हो रहा था। तभी उनके सामने खंडहरों के बीच से एक विशालकाय धुंधली आकृति उभरने लगी। आकृति का कोई निश्चित रूप नहीं था। कभी वो किसी बूढ़े, मुरझाए हुए इंसान जैसी लगती, कभी किसी विशालकाय घूमती हुई घड़ी जैसी, और कभी सिर्फ एक काली अनंत छाया। उसकी आंखें नहीं थी, बल्कि उसकी जगह दो विशाल दहकते हुए हरे पीले बिंदु थे जो समय के साथ तेजी से घूम रहे थे। ये काल असुर था जो समय के धागों को नियंत्रित करता था। काल असुर की आवाज एक गहरी, धीमी लेकिन तेज, अनगिनत आवाजों के मिश्रण जैसी गूंज के साथ जो उनके दिमाग में सीधे प्रवेश कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए, नश्वर प्राणी? मैं समय का स्वामी हूँ। मैं अतीत को बदलता हूँ, भविष्य को नियंत्रित करता हूँ। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम्हारी आत्मा समय में विलीन हो जाएगी। काल असुर ने अपने अदृश्य हाथों से उनके मन को छूने की कोशिश की। अमन, रवि और आकाश को लगा कि उनका अपना इतिहास तेजी से उनकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। उनके जन्म से लेकर अब तक के सभी पल एक साथ आ रहे थे। उन्हें अपने बचपन के दृश्य दिखाई दे रहे थे, फिर वे तेजी से जवान हो रहे थे और फिर पलक झपकते ही वे बूढ़े हो रहे थे। उनके शरीर कमजोर पड़ रहे थे। रवि, चीखते हुए, मैं कौन हूँ? मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। आकाश, अपने सिर को पकड़े हुए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। समय तेजी से चल रहा है। अमन ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसे याद आया कि ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में काल बंधन और समय असुरों के बारे में एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। समय असुर को केवल अतीत के सत्य और वर्तमान की दृढ़ता से ही हराया जा सकता है। अतीत का सत्य का अर्थ था उस मूल घटना को पहचानना जिसने समय को विकृत किया था, और वर्तमान की दृढ़ता का अर्थ था अपने उद्देश्य पर अडिग रहना। अमन, अपनी आंखें खोलते हुए, आवाज में दृढ़ता, ये सिर्फ एक भ्रम है, यह वास्तविक नहीं है। हमें उस घटना को ढूंढना होगा जिसने समय को विकृत किया है। हमें अपने मन को शांत रखना होगा। उसने महासिक्के को अपनी आंखों के सामने उठाया। सिक्का अब धीमी, शांत, सुनहरी लाल रोशनी से चमक रहा था। अमन ने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित की और उस सत्य की ओर ध्यान लगाया जो उसके अंदर था, उसके दोस्त, उसका उद्देश्य और बुराई से लड़ने का उसका दृढ़ संकल्प। जैसे ही सुनहरी लाल प्रकाश काल असुर से टकराया, आकृति में कंपन होने लगी। काल असुर की आवाजें चीखने लगी जैसे वे दर्द में हों। उसके रंगों का भ्रम टूटने लगा और उसकी आकृति स्थिर होने लगी, एक विशालकाय धुएं जैसी इकाई का रूप ले रही थी।
काल असुर की आवाज दर्द से चीखते हुए, नहीं, ये सत्य का प्रकाश है, तुम इसे कैसे जानते हो? काल असुर ने अपने भ्रम को और तेज करने की कोशिश की। उनके चारों ओर का वातावरण तेजी से बदल रहा था। कभी वे किसी प्राचीन युद्धभूमि में होते, कभी किसी भविष्य के शहर में, कभी किसी डायनासोर के युग में। उनके सामने उनके पूर्वज, उनके बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए थे, सभी एक साथ आ रहे थे, उनके मन को विचलित करने की कोशिश कर रहे थे। अमन ने रवि और आकाश की ओर देखा। दोनों अभी भी भ्रम में थे, लेकिन अमन की आवाज और सिक्के की सुनहरी लाल रोशनी उन्हें सहारा दे रही थी। अमन चिल्लाते हुए, रवि, आकाश, अपने मन को शांत करो, अपने उद्देश्य को याद रखो, हमें उस मूल बिंदु तक पहुंचना होगा। रवि और आकाश ने अमन की आवाज सुनी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने डर का सामना करने की कोशिश की। उन्होंने अपने दोस्तों को देखा और उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं थे। अमन ने महासिक्के की सुनहरी लाल रोशनी को तेज किया और उसे सीधे काल असुर के केंद्र की ओर लक्षित किया। काल असुर का केंद्र एक चमकता हुआ, बदलता हुआ बिंदु था, जहां से सारे भ्रम पैदा हो रहे थे। तभी महासिक्के पर बने घड़ी के चिन्ह पर एक विशेष समय बिंदु तेजी से चमकने लगा। एक ऐसा बिंदु जो लगभग 1000 साल पहले का था, जब इस शहर पर कोई भयानक प्राचीन शाप लगा था, जिसने इसे खंडहर बना दिया था। यही समय असंतुलन का मूल था। काल असुर और तेजी से उन पर हमला कर रहा था। अमन जानता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उसे उस शाप को तोड़ना होगा जिसने इस शहर को बर्बाद किया था, ताकि काल असुर की शक्ति खत्म हो सके। अमन, रवि और आकाश से हमें इस शहर के मूल बिंदु को खोजना होगा, उस शाप को तोड़ना होगा। यही इस काल असुर का स्रोत है। काल असुर की भयावह चीखें और समय का विकृत प्रवाह अभी भी उनके चारों ओर था, लेकिन अमन, रवि और आकाश ने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। महासिक्के पर चमकता घड़ी का चिन्ह उन्हें लगातार उस 1000 साल पुराने समय बिंदु की ओर इशारा कर रहा था, जहां से यह शाप शुरू हुआ था। अमन चिल्लाते हुए, हमें उस जगह को खोजना होगा जहां शाप लगा था। ये काल असुर उस शाप से शक्ति खींच रहा है। रवि हाँफते हुए, लेकिन ये शहर तो हर पल बदल रहा है, हम कैसे जानेंगे कि कौन सी जगह असली है? आकाश अपने गैजेट्स को देखते हुए, जो अब तेजी से काम कर रहे थे, ऊर्जा का सबसे घना बिंदु यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर है। मुझे लगता है वही शाप का स्रोत है। काल असुर ने उन पर हमला तेज कर दिया था। उसके अदृश्य हाथ उनके दिमाग में घुस रहे थे, उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अमन ने महासिक्के की सुनहरी लाल रोशनी को तेज किया, जिससे काल असुर का प्रभाव कुछ कम हुआ। वे तेजी से उत्तर पूर्व की ओर भागे, खंडहरों और बदलते हुए दृश्यों के बीच से रास्ता बनाते हुए। कभी वे किसी प्राचीन बाजार में होते, तो कभी किसी शाही महल के अवशेषों में। हर कदम पर समय का भ्रम उन्हें विचलित कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, ताकि वे अलग न हों। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल प्राचीन मंदिर के खंडहरों के पास पहुंचे। मंदिर के केंद्र में एक विशाल टूटी हुई मूर्ति थी, जिसके चारों ओर अजीबोगरीब काले प्रतीक खुदे हुए थे। मूर्ति से एक काली ठंडी ऊर्जा निकल रही थी, जो पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। यही प्राचीन शाप का स्रोत था। रवि आवाज में डर, ये तो बहुत पुरानी मूर्ति है, और यह ऊर्जा, ये बहुत ही नकारात्मक है। आकाश मूर्ति के प्रतीकों को देखते हुए, ये किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा है जो गलत हो गया था। ये शाप यहीं से शुरू हुआ था। काल असुर अब उनके ठीक सामने आ चुका था। उसकी विशाल धुंधली आकृति और हरे पीले बिंदु वाली आंखें तेजी से घूम रही थी, और उसकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। काल असुर की आवाज गहरी गूंजती हुई आवाज में, तुम यहाँ तक पहुंच गए नश्वर प्राणी, लेकिन तुम इस शाप को नहीं तोड़ सकते। ये शाप समय के धागों में बुना हुआ है, यह मेरा अस्तित्व है। काल असुर ने अपने हाथों से एक विशाल समय विकृत ऊर्जा का गोला उनकी ओर फेंका। अमन ने तुरंत महासिक्के को आगे किया। सिक्का तेजी से चमकने लगा और उससे एक नीली बैंगनी ऊर्जा का कवच बना, जिसने उन्हें ऊर्जा के गोले से बचाया। अमन चिल्लाते हुए, हमें शाप को तोड़ना होगा,
रवि, आकाश, हमें सिक्का को शाप के स्रोत पर केंद्रित करना होगा। रवि और आकाश ने अमन का साथ दिया। उन्होंने अपने हाथों को महासिक्के के करीब किया और अपनी सारी ऊर्जा अमन के माध्यम से सिक्के में प्रवाहित की। अमन ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में ब्रह्मांडीय संतुलन और सत्य की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। महासिक्का अब अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा था। उस पर बने पांचों तत्वों के प्रतीक, सत्य की आंख और घड़ी का चिन्ह एक साथ तेजी से घूमने लगे और उनसे एक शुद्ध सफेद सुनहरी ऊर्जा की किरण निकली जो सीधे प्राचीन मूर्ति और उसके काले प्रतीकों की ओर बढ़ी। जैसे ही सफेद सुनहरी ऊर्जा की किरण मूर्ति से टकराई, एक भयानक धमाका हुआ। मूर्ति पर खुदे काले प्रतीक तेजी से चमकने लगे और फिर चटक की आवाज के साथ टूटने लगे। शाप की काली ऊर्जा तेजी से हवा में फैलने लगी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। काल असुर की आवाज दर्द से चीखते हुए, नहीं, मेरा स्रोत, मेरा अस्तित्व, ये टूट रहा है। मैं विलीन हो रहा हूँ। काल असुर का विशाल शरीर थरथराने लगा और उससे हरे पीले बिंदु वाली आंखें बुझ गईं। उसका धुएं जैसा शरीर तेजी से बिखरने लगा, जैसे वह हवा में घुल रहा हो। समय का प्रवाह सामान्य होने लगा और लाल ग्रहण भी धीरे धीरे गायब हो गया, जिससे आकाश में नीला रंग लौट आया। काल असुर पूरी तरह से गायब हो चुका था। प्राचीन शहर के खंडहर स्थिर हो गए थे और हवा में अब कोई भारीपन नहीं था। शाप टूट चुका था और समय का संतुलन बहाल हो गया था। अमन, रवि और आकाश जमीन पर गिर पड़े, थके हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और जीत की चमक थी। उन्होंने एक और बड़ी बुराई को हरा दिया था और इस बार उन्होंने इतिहास को भी बचा लिया था। महासिक्का अब शांत हो गया था, लेकिन उसकी चमक पहले से ज्यादा गहरी और स्थिर थी। उस पर बने सभी प्रतीक अब एक साथ चमक रहे थे, जैसे वे एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने के बाद संतुष्ट हों। उनके चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे वापस सामान्य होने लगा और वे फिर से जयपुर में अमन के कमरे में आ गए। समय द्वार बंद हो चुका था। अमन हांफते हुए, हमने कर दिखाया। शाप टूट गया। रवि आश्चर्य से, तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? आकाश सोचते हुए, मुझे नहीं लगता। ब्रह्मांड अनंत है और रहस्य भी, लेकिन हमने एक बड़ा खतरा टाल दिया है और समय को बचा लिया है। अमन ने महासिक्के को देखा। सिक्का अब कोई नया नक्शा या समय बिंदु नहीं दिखा रहा था। वो शांत था, लेकिन उसकी चमक एक नए गहरे अर्थ का संकेत दे रही थी। प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का यह अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था कि उनकी यात्रा एक ऐसे सफर का हिस्सा थी जिसका कोई अंत नहीं था, और यह ब्रह्मांड अभी भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए था, जिन्हें उजागर करने के लिए शायद उन्हें भविष्य में फिर से बुलाया जाएगा। जयपुर में अमन के कमरे में सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे कमरा एक सुनहरी चमक से भर गया था। महासिक्का अब अमन की मेज पर शांत पड़ा था। उसकी चमक हल्की लेकिन स्थिर थी। उस पर बने पांचों तत्वों के प्रतीक, सत्य की आंख और घड़ी का चिन्ह अब एक सामंजस्य में चमक रहे थे, जैसे वे अपनी यात्रा पूरी कर चुके हों। अमन, रवि और आकाश तीनों रात भर की थकान के बाद भी एक गहरी शांति महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि उन्होंने जो हासिल किया था वह किसी भी कल्पना से परे था। उन्होंने न केवल पृथ्वी पर फैली बुराइयों को शांत किया था, बल्कि आयामों के केंद्र में परम बुराई का सामना किया था और समय के धागों को भी बचाया था। रवि आंखें खोलते हुए, आवाज में शांति, सुबह हो गई और सब कुछ शांत है। आकाश अपनी गैजेट्स को देखते हुए, मेरे सभी उपकरण सामान्य रीडिंग दे रहे हैं। कोई आयामी अस्थिरता नहीं, कोई ऊर्जा विचलन नहीं, सब कुछ संतुलन में है। अमन ने महासिक्के को उठाया। वो ठंडा और भारी था, लेकिन उसमें एक हल्की सी ऊर्जा की कंपन अभी भी थी। उस पर अब कोई नया नक्शा नहीं था, नहीं कोई विशेष संकेत। ऐसा लग रहा था कि सिक्के ने अपना काम पूरा कर लिया था, या शायद वह अब एक जागृत अवस्था में था जो भविष्य की किसी अज्ञात आवश्यकता का इंतजार कर रहा था। अमन सिक्के को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ, मुझे लगता है कि यह सफर अभी के लिए थम गया है। हमने अपना काम कर दिया है। अगले कुछ हफ्तों तक तीनों ने अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं थे। उनके अनुभव ने उन्हें बदल दिया था
उन्हें एक नई समझ और एक गहरी जिम्मेदारी दे दी थी। अमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन अब उसका शोध केवल प्राचीन पोथियों तक सीमित नहीं था। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आयामी विज्ञान और समय के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में और भी गहरा उतर गया था। वह अक्सर ठाकुर भवानी सिंह के ज्ञान केंद्र में जाता था, जहां वह और भी रहस्यमय ग्रंथों का अध्ययन करता था। उसे पता था कि महासिक्का एक शक्ति था जिसे समझना और नियंत्रित करना अभी बाकी था। रवि अपनी फोटोग्राफी में और भी रचनात्मक हो गया था। उसकी तस्वीरें अब केवल दृश्यों को नहीं, बल्कि भावनाओं और अदृश्य ऊर्जाओं को भी कैप्चर करती थी। उसने अपने अनुभवों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया। हालांकि उसमें सीधे अलौकिक घटनाओं का जिक्र नहीं था, लेकिन वह उन स्थानों की अजीबोगरीब शांति और सौंदर्य को दर्शाता था जिन्हें उन्होंने बचाया था। आकाश ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में एक नया मोड़ लिया। वह अब ऊर्जा रूपांतरण, अदृश्य तरंगों और आयामी स्थिरता पर काम कर रहा था। उसका लक्ष्य ऐसे गैजेट्स बनाना था जो भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकें। वो अमन के साथ मिलकर महासिक्के की ऊर्जा का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसकी पूरी क्षमता को समझा जा सके। वे तीनों अब केवल दोस्त नहीं थे, बल्कि एक ऐसी टीम थे जो इस दुनिया के अदृश्य रक्षक बन चुके थे। वे अक्सर मिलते थे, अपने अनुभवों पर चर्चा करते थे और भविष्य की किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने सीखा था कि ब्रह्मांड में बुराई हमेशा मौजूद रहेगी, लेकिन अच्छाई और ज्ञान की शक्ति से उसे हराया जा सकता है। जयपुर और राजस्थान के सभी गांव और शहर जहां वे गए थे, अब सामान्य जीवन जी रहे थे। शिवगढ़ की हवेली अब ज्ञान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी, जहां लोग शांति और प्रेरणा के लिए आते थे। ज्ञान की चाबी अब सभी के लिए खुली थी और अमन ने ठाकुर साहब की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। एक शाम जब वे तीनों अमन के कमरे में बैठे थे और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे, तो अमन ने महासिक्के को उठाया। सिक्का अब शांत था, लेकिन अमन को एक अजीब सी भावना हुई। यह कोई संकेत नहीं था, बल्कि एक अनुभूति थी, एक गहरी समझ की उनकी यात्रा सचमुच अंतहीन थी। ब्रह्मांड में अनगिनत तारे, अनगिनत आयाम और अनगिनत रहस्य थे। अमन, सिक्के को देखते हुए, ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन साहस और ज्ञान उसे हरा सकते हैं। रवि हल्की मुस्कान के साथ, और दोस्ती सबसे बड़ी शक्ति है। आकाश सिर हिलाते हुए, हाँ, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन हम तैयार हैं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन उनकी यात्रा जारी रहेगी। वे जानते थे कि कहीं न कहीं, किसी न किसी समय ब्रह्मांड को उनकी फिर से जरूरत पड़ेगी, और जब वो पुकार आएगी तो वे तैयार होंगे, क्योंकि उनका सफर सचमुच अंतहीन था। एक नए सवेरे के साथ अमन, रवि और आकाश की यात्रा का यह अध्याय समाप्त होता है। उन्होंने अनगिनत बुराइयों का सामना किया, ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर किया और महासिक्के की शक्ति को समझा। लेकिन क्या यह वाकई अंत था, या ये सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत है, जहां वे एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले और संभावित रोमांचक एपिसोड्स में, जब भी ब्रह्मांड को उनकी जरूरत पड़ेगी। ये गाथा सचमुच अंतहीन है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस अविश्वसनीय